हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के विज्ञान के अध्याय 9 विद्युत एवं परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत तथा परिपथ को हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट बोलते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग विद्युत के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत परिपथ क्या होता है, खुले परिपथ क्या होते हैं, बंद परिपथ क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे और एक एक करके हम लोग बेहतर तरीके से हर चीज़ों को और हर शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोग मेरे फ्री क्लासेस चैनल पर और भी सब्जेक्ट के विषय में पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी के सब्जेक्ट को भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि और भी विषय के बारे में हमें बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त हो या पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्री क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में हमसे कह रहा है कि हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। हम लोग विद्युत का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो कुएं से पंप द्वारा जल को बाहर निकालने में तथा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी टंकी में जल को पहुंचाने के लिए। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनके लिए हम लोग विद्युत का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग अंधेरे में बिजली के प्रयोग के लिए भी विद्युत का उपयोग करते हैं, पंखे चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, तो फैक्ट्री भी चलती है, वो सब में भी विद्युत का उपयोग होता है। तो विद्युत से हम लोग बहुत सारे कार्यों को करते हैं। आज के जीवन में नैतिक बहुत से सारी कामों को हम लोग बिजली द्वारा कर रहे हैं जो बहुत ही हमारे जीवन को आसान बना चुकी है। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। भी हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो बिजली घर बनाया रहता है, करेंट हाउस बनाया रहता है, वहीं से हम लोगों को विद्युत प्राप्त होती है। हर क्षेत्र में क्षेत्र वाइज बांटे रहते हैं, वहाँ हर एरिया में के लिए अलग अलग बिजली घर को स्थापित किया गया रहता है, वहीं से हमें विद्युत का सप्लाई होता है। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है। क्या हो सकती है? ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है, माने उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रकाश के लिए किसका उपयोग करते हैं? टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? अब हम लोग विद्युत सेल के बारे में देखते हैं। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। टॉर्च के बल्ब को विद्युत जो है कि कहाँ से मिलती है तो विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल एक तरह से बैटरी की तरह काम, विद्युत सेल जो है कि एक बैटरी ही है। विद्युत सेल को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोतों के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। एक तरफ क्या होती है? धातु की टोपी होती है और दूसरी तरफ जो रहती है कि धातु की चक्रिका रहती है। जैसे इसको सेल को देखिए, चित्र 9.1 में विद्युत सेल में ये जो है ये धातु की टोपी है। ये धातु की क्या है? टोपी है। और ये जो होती है चक्रिका होती है। ये क्या होती है? चक्रिका होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह, विद्युत सेल के ऊपर जो रहते हैं ये धन चिन्ह होते हैं, जिसको धनात्मक भी बोलता है, धनात्मक। और नीचे चक्रिका के पास में क्या रहती है? माइनस रहती है, जिसको ऋणात्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋणात्मक सिरा। धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा कहलाता है। जैसे ऊपर में रह जाएगा टोपी के पास तो वो क्या है? धनात्मक सिरा, और चक्रिका के पास में क्या रहती है तो वो ऋणात्मक सिराएं कहलाती है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। सभी विद्युत सेलों में कितने सिरे होते हैं तो 2 सिरे होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, जिनमें एक
धनात्मक टर्मिनल होता है, धनात्मक सिरा, दूसरा में क्या रहता है तो ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक जो पदार्थ रहते हैं उसी से विद्युत उत्पन्न होता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर लिया जाता है तब विद्युत सेल क्या विद्युत पैदा करना बंद होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेड सेल बोलते हैं। जब विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थों से मेल उत्पन्न बिजली करना बंद कर देता है तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड सेल बोलते हैं या मृत सेल बोलेंगे। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। तब क्या करते हैं, उस विद्युत सेल को हम लोग नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण क्या धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है। अब हम लोग क्रियाकलाप एक को देखते हैं और समझते हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं। चित्र 9.2b। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले बल्ब के पतले तार को क्या बोला जाता है, तंतु बोला जाता है। अंग्रेजी में इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा रहता है। चित्र 9.2b में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। ये मोटे तार तंतु को क्या करते हैं, तो आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा रहता है। इन मोटे तारों में एक जो मोटा तार रहता है वह बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा रहता है। आधार केंद्र पर किससे जुड़ा रहता है दूसरा मोटा तार, तो धातु की नोक से जुड़ा रहता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए, एक दूसरे को टच न करे। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। जो हम लोग घरों में बल्ब का यूज करते हैं उसकी ऐसी ही संरचना होती है, मतलब बनावट होती है। ये इसी प्रकार के होते हैं। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। दो क्या होते हैं, दोनों में दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, अब हम लोग विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब के बारे में देखते हैं। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करें। दीप्तिमान करने का प्रयास करें इसका मतलब होता है कि जलाने का प्रयास करें। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं। अब हम क्रियाकलाप 2 को देखते हैं और समझते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। अब विद्युत तार के हम लोगों को कितने टुकड़े लेने हैं, तो 4 टुकड़े लेने हैं। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों में से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। अब क्या करना है कि प्रत्येक तार के टुकड़े में जो प्लास्टिक के आवरण होते हैं उसको क्या करना है, हटा लेना है। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग दोनों सिरों जो होंगे धातु के तार क्या हो जाएंगे, अनावृत होने खुले हो जाएंगे। दोनों तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 बल्बों से जोड़िए। अब क्या करना है, जो अनावृत तार है उन दोनों तारों के सिरों को विद्युत सेल और बल्ब से जोड़ देना है। विद्युत सेल और बल्ब से जोड़ देना है, जैसा कि हमें चित्र 9.3 में दिखाया गया है। हमने एक विद्युत सेल लिया है और इसके 2 तार हैं। दोनों तारों को एक धनात्मक सिरे से हमने लाल तार को जोड़ दिया है और ऋणात्मक सिरे से हमने एक ब्लू वायर को जोड़ दिया। अब दोनों तारों को हमने जोड़ दिया। अब हम आगे देखते हैं। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युतरोधी टेप, विद्युत रोधी का मतलब होता है कुचालक, जो विद्युत का संचार नहीं करते हैं। जो विद्युत का संचार नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो हमें विद्युत रोधी टेप लेना चाहिए जिसमें बिजली का संचार न हो।
ठीक है। और सेल के लिए रबर बैंड तथा टेप का उपयोग करें। और सेल को किस में से जोड़ना है, तो रबर या टेप के द्वारा हम लोग उपयोग करके उसको जोड़ सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए। अब क्या करना है कि बल्ब और विद्युत सेल को अलग अलग 6 तरीके से हम लोगों को जोड़ना है। जैसा कि चित्र 9.5 ए से 9.5 एफ में दर्शाया गया है। जैसा कि इस चित्र को आप लोग देखिए, जैसे ए में हमने देखा है कि एक अलग तरीके से जोड़ा हुआ है। इसमें 4 तारे हैं, 4 तार में एक धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे से फिर दोनों को 2-2 करके जोड़ा गया है। 4 तार है, किस किस कलर के हैं, तो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है। दूसरे में देखिए, इसमें क्या है कि एक तार को खुला छोड़ा गया है ऋणात्मक सिरे से। सी में क्या है कि धनात्मक सिरे से तार को खुला छोड़ा गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डी में क्या किया गया है कि ऋणात्मक सिरे से ही दोनों तारों को जोड़ दिया गया है। ई में देखिए तो धनात्मक सिरे से ही दोनों तारों को जोड़ दिया गया है। एफ में हम देखते हैं कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है। तो हमने देख रहे हैं कि चित्र ए में जब हमारा धनात्मक और ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है तो बल्ब जल रहा है, लेकिन जब एक सिरे दोनों सिरे से जुड़ा हुआ हो और बीच में तार खुला हो तो बल्ब नहीं जल रहा है। इस सिरे से देख रहे हैं हम सी में चित्र में कि धनात्मक सिरे से तार खुला हुआ है और ऋणात्मक सिरे से तार को जुड़ा हुआ है, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। चित्र डी में हम देख रहे हैं कि हमारा धनात्मक सिरे से तार को नहीं जोड़ा गया है, ऋणात्मक सिरे से ही दोनों तारों को जोड़ा गया है, फिर भी बल्ब जो है कि नहीं जल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक ही सिरे से विद्युत का संचार नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग ई में देख रहे हैं कि दोनों तारे धनात्मक सिरे से ही जोड़े गए हैं, इसमें भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसमें से भी पता चल रहा है कि जब भी विद्युत का संचार होगा तो दोनों टर्मिनल से धनात्मक ऋणात्मक दोनों से होते हैं। एक सिरे से हम वो तारों को जोड़ने पर विद्युत का संचार नहीं होता है। हम ये एफ चित्र में देख रहे हैं कि एक सिरे धनात्मक से जोड़ी हुई है, दूसरी सिरे हमने ऋणात्मक से जोड़ी हुई है। तो देख रहे हैं कि बिजली के बल्ब जो हैं वो जल रही है। तो हमें बिजली के बल्ब को जलाने के लिए या विद्युत का संचार करने के लिए हमेशा 2 सिरे की आवश्यकता होती है। एक सिरा धनात्मक होनी चाहिए, दूसरा सिरा ऋणात्मक होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं तथा चित्र 9.5 एफ की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। इस प्रकार की व्यवस्था क्या है, विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब तभी दीप्त होगा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 9.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते हैं। ऐसा बल्ब के फ्यूज के होने के कारण हो सकता है। कभी कभी विद्युत बल्ब क्या होते हैं, विद्युत सेल से जुड़े होने के बाद भी जलते नहीं हैं या दीप्त नहीं होते हैं। ऐसा बल्ब के फ्यूज के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, तो बल्ब के फ्यूज के कारण होता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब के तंतु जब टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं तो क्या होगा, उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, बल्ब नहीं जलते हैं। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच
विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। बल्ब का तंतु खंडित हो जाने से, टूट जाने से क्या होता है, विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच जो होते हैं विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 9.5 बी, 9.5 सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होते हैं? तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसका विद्युत धारा का परिपथ जो क्यों है, टूट जाता है। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? अब हम क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 9.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। जैसा कि हमें चित्र 9.7 में देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया है कि एक विद्युत सेल से तार के एक ऋणात्मक सिरे से बल्ब को और धनात्मक सिरे से जोड़ा गया है। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए और दूसरे सिरे को क्या करना है, ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना है। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन और ऑफ करने के समान नहीं है? तो हाँ है। अब हम लोग विद्युत स्विच को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन या ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, 2 तार तथा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 9.8 में दिखाया गया है। देखिए एक थर्मोकोल शीट है, यहाँ पर क्या है, एक ड्राइंग पिन है ये और एक सुरक्षा पिन है। दोनों को क्या किया गया है कि एक तार से अलग अलग जोड़ दिया गया है। अब हमें क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके और ये सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा पिन जो है कि आसानी से मूवेबल हो। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। जो मैंने खुला सिरा है वो उसे छू सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 9.9 में दर्शाए अनुसार जोड़िए। परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अभी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों में से स्पर्श करता है तब वह ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। स्विच को ऑन कब कहेंगे? जब वो रिक्त स्थानों को, जो रिक्त स्थानें होते हैं वो उसको खाली स्थानों को भरता है, परिपथ को पूरा करता है, तब वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन है। जब वो परिपथ को टूट जाते हैं, वो परिपथ जब टूट जाएंगे और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाता है। क्योंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। तब क्या होता है, विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है, तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका परिपथ जो होता है कि टूट जाता है। उसका परिपथ क्या होता है, टूट जाता है, और परिपथ टूट जाने से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग के
पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद हो जाता है, बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। जब रिक्त स्थान बंद नहीं होंगे तो परिपथ क्या होगा, पूरा नहीं होगा। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है। स्विच एक सरल युक्ति है। स्विच क्या है, एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। स्विच का क्या काम है, वो परिपथ को जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों के चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाला स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। जो हम लोग स्विच घरों में उपयोग करते हैं उनके डिजाइन जो होते हैं कि जटिल होते हैं, उन्हें डिफ़िकल्ट होते हैं। अब हम 9.5 विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, आइए इसका पता लगाते हैं। अब हम क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 9.121 के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। ऐसे करने से हमको क्या होगा कि 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए। समीप लाइए मतलब नज़दीक लाना है, ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श कर सके, छू सके। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। जांच के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? तो नहीं, कुछ बार बल्ब नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कुचालक हैं, और कुचालक वो होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कुचालक क्या होते हैं? वो होते हैं जो जिसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? कुचालक बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, कॉर्क जो होते हैं, रबर है, कांच है, प्लास्टिक का स्केल है, लकड़ी का गुटका है, मोमबत्ती है, थर्मोकोल है, कागज है, ये सभी क्या है? ये सभी विद्युत रोधी हैं या कुचालक हैं, ये जो जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, या हिंदी में इसको कुचालक भी हम लोग बोलते हैं। अब हम सारणी 9.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाए तथा अपने परीक्षणों को अंकित कीजिए। अब सारणी 9.1 में देखिए विद्युत चालक हैं एवं विद्युत रोधक है। विद्युत चालक है उनको हम लोग सुचालक भी बोलते हैं या चालक बोलते हैं, और विद्युत रोधी होते हैं जो कुचालक होते हैं। विद्युत चालक जो होते हैं जिनसे विद्युत का प्रवाह होता है, और विद्युत रोधक वह है जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब देखिए हमको एक सारणी दिया हुआ है। सारणी के ऊपर में लिखा हुआ है स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु। अब स्विच के जगह हम लोगों को कौन कौन सी वस्तुओं को उपयोग करना है उसका नाम दिया हुआ है। दूसरे सारणी में हम लोगों को दिया हुआ है कि पदार्थ जिससे यह बना है, और बल्ब जलता है या नहीं, हाँ ना में इसका जवाब देना है। पहला हमारा है चाबी। चाबी किससे बना होता है? तो चाबी धातु से बना होता है, इससे बल्ब जलता है। धातु से विद्युत का प्रवाह होता है तो धातु से बल्ब जलेगा। अब रबर जो है, दूसरा में रबर है। रबर क्या है? तो रबर से ही बने होते हैं इरेजर, उससे बल्ब नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत रोधी होते हैं। रबर क्या है? विद्युत रोधी है। स्केल जो है कि वो किसके बने होते हैं? तो प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक भी विद्युत रोधी होते हैं, तो इससे भी बल्ब नहीं जलेगा। माचिस की तीली है तो वो किससे बने होते हैं? तो लकड़ी से बने होते हैं, इससे भी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी विद्युत रोधी हैं। कांच की चूड़ी, कांच के चूड़ी किससे बने होते हैं? तो कांच से ही बने होते हैं, ये भी विद्युत के रोधी होते हैं या
कुचालक होते हैं तो इससे भी बल्ब नहीं जलेगा। लोहे की कील जो होते हैं कि धातु के बने होते हैं, तो धातु से जो होते हैं कि वो विद्युत के चालक हैं, तो इसलिए बल्ब जलेगा। अब हम आगे देखते हैं, आप क्या पाते हैं, परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं कि अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग विद्युत का चालक बोलते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत का चालक बोलेंगे। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग विद्युत रोधक बोलते हैं। सारणी 9.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत के चालक और उन पदार्थों के नाम जो विद्युत के रोधक हैं। तो हमने सारणी 9.1 के सारणी को देखकर हमने पदार्थों के बारे में चर्चा की है कि कौन से पदार्थ विद्युत के चालक है और कौन विद्युत के रोधक है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कौन से पदार्थ विद्युत का चालक है और कौन से विद्युत रोधक है। अध्याय 2 के उन पदार्थों को स्मरण कीजिए जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत के चालक हैं। तो हाँ, धातु जो होते हैं कि अधिकांश धातु विद्युत के चालक होते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं, क्योंकि ये सभी जो होते हैं कि विद्युत के चालक होते हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण कीजिए जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र 9.9, जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। थर्मोकोल क्या है, विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, चूंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत का रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक जो है कि हमारे लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। स्विच, विद्युत प्लग और सॉकेट क्या होते हैं, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत तार, प्लग के ऊपर का भाग, स्विच और विद्युत उपकरण जिन्हें हम आसानी से स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, इनको मेनली जो होता है कि रबर तथा प्लास्टिक के उपयोग से बनाए जाते हैं। ये क्या है, तो ये विद्युत के रोधी होते हैं। अब चेतावनी को देख लेते हैं। चेतावनी में क्या कह रहा है, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। हमारा शरीर भी क्या है, विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक हमारा डायग्राम लेते हैं कि विद्युत परिपथ को हम लोग समझते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होते हैं। अब देखिए, एक हमने सरल विद्युत परिपथ को बनाया है। तो हमने एक बैटरी लिया है, इसे विद्युत सेल भी बोलते हैं। क्या है ये, विद्युत सेल भी हम लोग बोलते हैं, विद्युत सेल। अब देखिए, इस सेल में एक धनात्मक सिरा है और एक ऋणात्मक सिरा है। धनात्मक सिरे से हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो ये विद्युत धारा को हम लोग अंग्रेजी में आई बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को प्रवाहित या विद्युत धारा को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट। इसको आई से इंडिकेट करते हैं। धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का प्रवाहित होने से एक सिरे से हमने क्या किया है कि एक विद्युत बल्ब को जोड़ रखे हैं। विद्युत बल्ब को जोड़ रखे हैं, इस धारे को हम लोग धारा का प्रवाहित करते हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस स्विच एक बीच में हमने स्विच लगाया है और दूसरे सिरे को कहाँ, तो ऋणात्मक जो सिरा है उससे हमने जोड़ दिया है। ऋणात्मक सिरा से हमने दोनों, एक सिरा को हमने धनात्मक से और दूसरा सिरा को ऋणात्मक सिरे से तार को जोड़े रखा है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा पूरा परिपथ रेडी हो जाता है। क्या होता है, पूरा परिपथ रेडी हो जाता है। तो जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि बल्ब हमारा दीप्तिमान हो जाता है। बल्ब क्या हो जाएगा,
बल्ब हमारा दीप्तिमान हो जाएगा, दीप्तिमान हो जाएगा। लेकिन जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलता है। तो इससे ये पता चलता है कि परिपथ जो होता है कि वो हम टूट जा रहा है। तो परिपथ हमेशा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। परिपथ जो होता है कि हमेशा बंद परिपथ में ही विद्युत का प्रवाह होगा, बंद परिपथ में ही विद्युत का प्रवाह होता है, बंद परिपथ में ही विद्युत का प्रवाह होता है। जब परिपथ को हम लोग खोल देंगे या ओपन कर देंगे तो उससे क्या होगा, परिपथ टूट जाएगा, जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। इसमें हमने दो चीज़ें और भी होती हैं, एक आता है एमीटर और दूसरा आता है वोल्टीमीटर। तो वोल्टीमीटर एक युक्ति है जिससे हम लोग वोल्टेज को मापते हैं, वोल्टीमीटर एक युक्ति है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तो वोल्टेज को नापते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है एमीटर। तो एमीटर भी एक युक्ति है जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। तो ये हमारा टोटल जो होता है कि ये एक विद्युत परिपथ का सरल डायग्राम है जिसको हमने आसानी से समझा। अब हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो विद्युत बल्ब को संरचना के बारे में देखिए, ऊपर जो विद्युत बल्ब जो होते हैं कि ऊपर जो होती है वो कांच का बल्ब होता है, कांच के आवरण होते हैं। क्या होते हैं, तो कांच के आवरण होते हैं। और कांच के आवरण के अंदर जो होता है कि एक फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट इस प्रकार का रहता है जो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। टंगस्टन धातु को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, टंगस्टन धातु को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं क्योंकि टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम होता है। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है, वोल्फ्राम होता है। इसका एटॉमिक वेट नंबर जो होता है 74 है, 74 होते हैं। और एटॉमिक मास जो होते हैं कि 184 होती है, ठीक है। तो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब के अंदर जो कांच होते हैं उसके अंदर जो होता है कि अक्रिय गैस भरी रहती है। अक्रिय गैस वह गैस होती है जो अभिक्रिया नहीं करती है, किसी दूसरे पदार्थ से या दूसरे गैसों से अभिक्रिया नहीं करती है। वो गैसों को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, या इसको अंग्रेजी में हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो बल्ब के अंदर जो रहता है कि नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी रहती है। ये दोनों गैसें क्या होती है, तो इनर्ट गैसें होती है। आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जो फिलामेंट से जुड़े हुए जो तार रहते हैं वो क्या रहते हैं, सुचालक तार होते हैं। सुचालक तार क्या होते हैं, तो वो तार होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सुचालक तार क्या होंगे, तो वैसे तार जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं, सुचालक तार कहलाते हैं। बीच में हम लोग देखते हैं कि बल्ब के अंदर एक कांच का जो होता है कि एक स्तंभ होता है जो तार के जो पीतल वाले भाग होते हैं या पिन होते हैं उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कांच के स्तंभ होते हैं, कांच के स्तंभ होते हैं। और कांच के स्तंभ के नीचे हम लोग देखते हैं कि एक पीतल एल्युमिनियम का टोपी होता है। पीतल या एल्युमिनियम का बना हुआ क्या होता है, टोपी होता है, जो जिसमें दो एक रंगा होता है और एक दोनों साइड क्या होते हैं, पिन बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बल्बों के संरचनाओं के बारे में बेहतर तरीके से जाना है। अब हम इस अध्याय में जो हमने पढ़ा है तो इस अध्याय के जो संक्षिप्त दिए हुए हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ तथा जो परिपथ है विद्युत है वो क्या होती है। उसके बारे में हम लोग इसके सारांश के द्वारा कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु हमें क्या कह रहा है कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल क्या है, तो विद्युत का एक स्रोत है। दूसरा बिंदु कह रहा है कि विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, जिसको हमने अच्छे से समझा था कि विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है तथा दूसरा ऋण टर्मिनल होता है, जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन धातु का बना होता है, जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है, मतलब जल उठता है।
अगला बिंदु है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। बंद परिपथ में क्या होता है, तो विद्युत धारा जो होते हैं कि विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है। क्या है? स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। स्विच का क्या काम है, तो ये परिपथ को पूरा करता है या तोड़ता है। अब हमारा अगला बिंदु है कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे क्या कहलाते हैं? विद्युत के चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत का चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, इस तरह से हमने सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या या दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर से उसे बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें एक और बिंदु आता है कि धनात्मक क्या होते हैं, ऋणात्मक क्या होते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो धनात्मक सिरा जो होते हैं कि वे पदार्थ जो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धनात्मक या पॉजिटिव, तो वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने सोडियम को लिया। सोडियम को संकेत क्या होता है? Na होता है। तो Na जो होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो इलेक्ट्रॉन को देखते कोई भी तत्व जो होता है कि अपना अष्टक या द्विएट पूरा करता है। कोई भी तत्व जो होते हैं कि वो अपना अष्टक या द्विएट पूरा करता है। तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में अंतिम कक्षा में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी दूसरे तत्व को दे देगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब वो किसी दूसरे तत्व को देगा, त्याग करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वैसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव कहलाएंगे। और वो तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक चार्ज या निगेटिव कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने क्लोरीन को लिया, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 17 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया। 287 हो गया। तो हर तत्व का प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है कि वो ऑक्टेट या डुएट पूरा करना चाहता है। तो इसको देखिए कि इसके अंतिम ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के अंतिम ऑर्बिट में क्या? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को खोने में इसको समय लगेगा। तो ये क्या करता है कि ये दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करेगा और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने में लगाएगा। तो जब तत्व जो होते हैं ये जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तब उन पर क्या आ जाता है? उन पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इसे हम देख रहे हैं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो उन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।